अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वजीर आला पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला करार दे दिया गया है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग कलअदम करार दे दी गई है। हमजा शहबाज अब वजीर आला पंजाब नहीं रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे। हुकूमती इत्तेहाद ने फुल कोर्ट न बनने की वजह से समाअत का बायकॉट कर दिया था, जिसके बाद आज एकतरफा समाअत के बाद फैसला दे दिया गया है। 3 रुकनी बेंच ने अपने मुत्तफिका फैसले में कहा है कि परवेज इलाही की आईनी दरख्वास्त मंजूर की जाती है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग वाज़ेह तौर पर गलत है और बरकरार नहीं रह सकती है, इसलिए 22 जुलाई की रूलिंग कलअदम है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लिहाजा इसके नतीजे में दरख्वास्त गुजार चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब करार दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब फौरी तौर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी करें। हमजा शहबाज और उनकी काबीना की हस्बबरदारी और उनके तमाम इकदामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया जाता है कि वो आज रात 11:30 बजे तक नए वजीर आला को हल्फ दिलवाएं और अगर वो ऐसा ना कर सकें या ना करना चाहें तो सदर मुमलिकत फौरी तौर पर हल्फ दिलवाएं। हमजा शहबाज और उनकी काबीना के तमाम इकदामात को डिफेक्टो उसूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, बशर्ते कि ये इकदामात गैर कानूनी ना हो। आने वाले वजीर आला इन इकदामात का कानूनी तरीके से जायजा ले सकते हैं, उनमें तरमीम कर सकते हैं या उन्हें वापस कर सकते हैं। फैसले के बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है, तीनों जज साहिबान को सलाम। जबकि इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि मैं तमाम धमकियों और दबाव के बावजूद आइन और कानून के साथ खड़े रहने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहता हूँ। मरियम नवाज ने ट्वीट किया और लिखा और इसे जुडिशल कू करार दिया और फिर लिखा कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर। जबकि फैसले से पहले मरियम नवाज ने ट्वीट किया था कि हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और डट जाए। हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात करे या स्टेटस को का शिकार बने। लीडर इन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। हुकूमत इत्तेहाद खासतौर पर नून लीग को न सिर्फ इस फैसले पर बल्कि समाअत करने वाले बेंच पर भी एतराज़ात हैं। इन एतराज़ात का खुलकर इजहार भी किया गया। इसके अलावा भी नून लीग की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। कल मरियम नवाज ने कहा कि अब भी कहीं कहीं इमरान खान के हिमायती बैठे हैं जो उनकी हिमायत कर रहे हैं। इसके अलावा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक नून लीग को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, इसलिए वो अपने सियासी बयानिए पर नजरसानी कर रही है और उसमें ये इम्कानात भी शामिल हैं कि शायद उसे अपने पुराने वोट को इज्जत दो का बयानिया इख्तियार करना पड़े। मुतालिका हल्कों से कुछ परेशान कुन इशारे मिलने के बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और कुछ इदारों के हवाले से पार्टी के सख्त मौक़िफ़ की पॉलिसी इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि नवाज शरीफ अवाम और मीडिया के साथ अपनी राब्ताकारी दोबारा शुरू करें। अब ये सारा का सारा मामला हुआ है। ज़राए का कहना है कि हमें हुकूमत नहीं चाहिए थी इस खबर के मुताबिक और हम रवा साल मई में नए इंतखाबात के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हमें कहा गया कि आप मुल्क के भले के लिए काम जारी रखें। क्या नून लीग फैसला करने जा रही है? नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब सारे कार्ड्स इमरान खान के पास चले गए हैं और अब वो ये कह रहे हैं और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारे साथ हुकूमती इत्तेहादियों का भी कांटेक्ट है, तो हम मरकज़ में किसी भी वक्त अगर कॉन्फिडेंस का वोट लेने का कह दें सदर साहब तो इस हुकूमत को गिरा सकते हैं। पंजाब गया, खैबर पख्तूनख्वा पहले उनके पास था, मरकज़ भी खतरे में पड़ गया। क्या करने जा रही है नून लीग? देखिए, नून लीग जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये बदकिस्मती से वो फैसला था जो पाकिस्तान में हर बच्चा भी जब से बेंच बना है यही कह रहा था कि ये फैसला आएगा। और ये बदकिस्मती है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों की जो एक और स्याह बाब का इजाफा हुआ है। आज मौका था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी साख भी बहाल करता, आवाम का अदल के निज़ाम पर जो एतमाद है उसको भी बहाल करता। फैसले की बात नहीं, फैसला जो मर्जी आए, लेकिन जिस तरह से फैसला हुआ, अगर यही फैसला पूरे फुल बेंच से आता उसकी एक हैसियत होती, क्योंकि इस फैसले ने जो इससे पहले फैसला आया था उसकी मुकम्मल नफ़ी की है और जिस असूल पर वो फैसला हुआ उस असूल की भी नफ़ी की है। अब हमने हमेशा अदालतों के फैसलों को कबूल किया है, वरना मुल्क में इंतशार ही फैलता है। लेकिन ये वो फैसला है जो ना इसको तारीख़ कबूल करेगी और ना ही मैं समझता हूँ ये मुल्क के मुफाद में है। बहरहाल हो चुका है, अब हमने अपना काम करना है। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत ली, बड़े मुश्किल फ़ैसले किए, उनकी सियासी कीमत अदा की और हमारा मैंडेट है कि 17
अगस्त 2023 तक मुल्क में हुकूमत करें। अगर तहरीक इंसाफ के पास कोई तरीका है आइनी हटाने का तो सो बिस्मिल्लाह। वैसा मगर वो आइनी तरीके से अगर आपको हटाएंगे और मरकज़ में हुकूमत आपकी चली जाती है और इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में भी उनकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत, और उनकी हुकूमत के तहत जब इलेक्शन हो रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन करा रहा होगा तो आपको उस पर भी एतराज़ होगा। तो बेहतर नहीं है कि आप खुद तहरीक इंसाफ से बात करें कि जी आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब डिज़ोल्व करें, मरकज़ डिज़ोल्व करते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध डिज़ोल्व करती है, बलूचिस्तान में बात की जाती है और जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं सर? देखिए, अवाम के फैसले, अवाम का मैंडेट, ये नेगोशिएशन से मामलात हल नहीं होते। आज मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन में नहीं है। आज मुल्क के मसाइल का हल इस मुल्क के मईशत को इस्तेहकाम देने में है, और जो ये सारा तमाशा जो अदालतों में लगा है इसने मज़ीद इंतशार पैदा किया है। आज हम सबको मिलकर मुल्क को इस्तेहकाम देना है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो फ़ौज हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम मुल्क के मामलात का एहसास करें। मुल्क की मसाइल जो हैं तशवीशनाक हैं, उनको हल करना एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही करती है। आज इलेक्शन किसी चीज़ का हल नहीं है। अच्छा, मगर आप अभी नवाज शरीफ साहब से भी मिले, क्या उनको इस बात का वाकई इदराक हो रहा है कि इस वक्त जो इदारे हैं और हमारा वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया? ऊपर से क्या वाकई आप लोगों के ऊपर दबाव है कि अक्टूबर तक इलेक्शन कॉल कर दे? नहीं, अक्टूबर का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन तो हुकूमत जब फैसला करे, जब कोलिशन पार्टनर्स फैसला करेंगे कि हमने असेंबली डिज़ोल्व करनी है, उस वक्त होगा। लेकिन जो मुझे इल्म है कि अभी तक तो यही फैसला है कि हुकूमत अपनी टर्म इंशाल्लाह पूरी करेगी। मगर नवाज शरीफ साहब ये चाह रहे हैं कि टर्म पूरी करें। खबरें आई कि वो नाराज़ हैं कि सारे के सारे मामले में 100 दिन के अंदर अंदर पार्टी का बयानिया भी गया, पार्टी की कारकर्दगी का बयानिया भी गया, ये हमने पूरी मुसीबत भी अपने सर ली और फिर इदारों की तरफ से दबाव भी है कि इलेक्शन की तरफ जाना है। देखें, यकीनन जो हुकूमत बनी वो एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन वो मुल्क के मुफाद में हुआ। सियासी मुफाद तो ये था कि आप इमरान खान को चलने देते या फौरी इलेक्शन में जाते, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुल्क 7 महीने के केयर टेकर सेटअप को मुतहम्मल हो सकता था। जिस नहज पर आप पहुंच चुके थे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप चंद हफ्ते में डिफ़ॉल्ट कर जाते तो हमारी हालत श्रीलंका वाली होती। आज मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। आज अगर काफ लीग को पंजाब हुकूमत मिली है, अब आइन के अंदर रहकर काम करें, तमाम हुकूमतें काम करें, 17 अगस्त तक काम करें और उसके बाद इलेक्शन में जाएं। आज यही डिक्टेशन है अवाम के मैंडेट की, और यही तरीका है मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने का। मगर राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि हम पंजाब हुकूमत इस तरीके से चलने नहीं देंगे। अब जाहिर जो पार्टी का कायद हैं चौधरी शिराज हुसैन साहब, उनके पास भी इख्तियार होगा, तो आप लोग उन्हें नहीं चलने देंगे, वो आपको वफाक में नहीं चलने देंगे। मुल्क में कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं आया है और ना ही मुआशी इस्तेहकाम आया है। आज ओपन मार्केट में 235 का डॉलर मिल रहा था, तो मुआशी हवाले से भी अनसर्टेनिटी मौजूद है, सियासी हवाले से भी अनसर्टेनिटी मौजूद है। आप लोगों ने अभी भी एक दूसरे को हुकूमत तो करने नहीं देनी है, तो फिर इलेक्शन हल क्यों नहीं है? नहीं, जो सनाउल्लाह साहब ने बात की है वो आइन की बात की है। अगर गैर आइनी अमल से हुकूमत चलाएंगे तो फिर उसका मुकाबला करना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आज एक मौका है सबके पास, हुकूमत है, हुकूमत करें, अवाम को अपनी जगह अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर मुतासर करें और उसके बाद इलेक्शन में जाएं, फिर वक्त आएगा। वरना आज ये इंतशार न मुल्क को कुछ दे सका है न देगा। जो आज आप डॉलर की आपने बात की है, आप देख लें इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, तो कोई डॉलर्स की कमी मुल्क के अंदर नहीं है। ये तो सिर्फ सियासी इंतशार की वजह से ये एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है जिससे ये प्रेशर आते हैं। वैसे मैंने इंटरबैंक में है बिल्कुल डॉलर्स की कमी है, डॉलर्स की कमी का इस वक्त मुल्क को सामना है, पेमेंट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, एलसीज में प्रॉब्लम आ रहे हैं, सियासी इंतशार अपनी जगह है, मुआशी सूरत हाल अपनी जगह है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने ट्वीट किया है कि अब तक जो 24 दिन के इंपोर्ट्स के नंबर हैं वो बड़े कर्टेल्ड हैं, मगर उसके बावजूद मार्केट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आप इस वक्त आपको अंदाज़ा है ना कि सारे कार्ड्स तो अब इमरान खान साहब के पास चले गए हैं। अगर आप लोग खुद नहीं इलेक्शन में जाएंगे तो वो आपको मजबूर करेंगे, आप उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे अगर वो कोई लॉन्ग मार्च लेके आएंगे इस्लामाबाद, क्योंकि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा उनके पास है। जी, अगर मुल्क के मसाइल का हल लॉन्ग मार्चेस में है तो फिर सारे लॉन्ग मार्च करें। फिर वफाक लॉन्ग मार्च लेकर सूबों में जाएगा और सूबे यहाँ आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ हम सबको आइन के अंदर रहना होगा और मुल्क के बारे में सोचना होगा।
आपने अभी जो करंट अकाउंट की बात की है, ये आप नंबर्स देख लें जो इस साल के शुरू में थे और जहाँ पर आज हैं, इनको मैनेज किया गया है। मुश्किलात को मैनेज किया जाता है, मुश्किलात को इधर उधर छुपाया नहीं जाता और झूठ नहीं बोला जाता, उससे मईशत नहीं हल होती। तो आज मुल्क की ज़रूरत ये है कि हम सब मिलकर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और इस मुल्क को इस्तेकाम दें ताकि मईशत हमारी आगे बढ़ पाए। साहब, मगर इसमें मसला ये है कि जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो वफाकी हुकूमत ने करने हैं, जिसकी टोटल जो हुकूमत है वो इस्लामाबाद की हद तक महदूद है। टैक्स आप लेंगे, आप बुरे बनेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, आप बुरे बनेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर इजाफा करना पड़ा, आप बुरे बनेंगे, रुपया गिरेगा, आप बुरे बनेंगे। हुकूमत पंजाब सबसे बड़े सूबे और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी होगी, तो आपके ख्याल में सियासी तौर पर भी ये एक कोई विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए अगर आप वफाक में अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करते हैं? तो क्या हम हक़ाइक़ से आंखें बंद कर लें? कि अगर हम आंखें बंद कर लें और मुल्क में इंतशार हो और यहाँ लॉन्ग मार्चेस के ज़रिए हुकूमत की जाए, क्या उससे ये मसाइल हल हो जाएंगे? इन मसाइल, ये चैलेंजेस किसी ने तो कबूल करने हैं और हमने किए हैं। हमने मुल्क के मफाद में अपने सियासी मफाद को की कीमत अदा की है। हमें ये नज़र आता है। यही अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो मैं नहीं समझता, लेकिन हमने मुल्क के मफाद को तरजीह दी, सियासी मफाद को पीछे रखा, उसकी एक कीमत हमने अदा की है। शायद मज़ीद भी करनी पड़े, लेकिन किसी ने तो मुल्क को इस्तेहकाम देना है। वरना जो 4 साल की इमरान खान ने मईशत की तबाही की है, इदारों की तबाही की है, उसकी कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी। मतलब उसके लिए भी आपको इमरान खान के साथ बैठ के कुछ फिर रूल्स तय करने पड़ेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि सारा मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है, कि आप लोग फिर रूल तय कर लें कि जी आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में करें, हम यहाँ हुकूमत करते हैं, अगस्त 2023 में इलेक्शन होंगे, उससे पहले कुछ मुआशी मामलात के ऊपर एग्रीमेंट कर लेते हैं। वरना वो आप उनकी पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे होंगे, वो आपकी मरकजी हुकूमत, तो सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आएगा। तो आप जो कह रहे हैं जिसके लिए आपने सियासत कुर्बान की, वो ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं होगा। देखिए, रूल्स मौजूद हैं, रूल्स, आइन को रूल्स कहते हैं। हमने पहले भी PTI की हुकूमत मौजूद रही है, सबसे मिलकर हमने काम किया है। हम जब गवर्नमेंट के अंदर थे तो 3 सूबों में हुकूमत किसी और की थी। आज भी 2 सूबों में हमारे मुवाफिक हुकूमत है। सिंध और बलूचिस्तान में कोलिशन पार्टनर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। वो बात नहीं है, बात यह है कि क्या आप मुल्क में इंतशार चाहते हैं, मुल्क में इस्तेहकाम चाहते हैं। इस्तेहकाम आइन से आपको मिलेगा। तमाम हुकूमतें आइन के अंदर रहकर काम करें, मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, मईशत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, मगर इस सब के लिए फिर मुझे ये बताइएगा, जब आप ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाम आ जाएगा तो मईशत हल हो जाएगी, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि वो इस्तेहकाम आएगा कैसे, उसका क्या रास्ता क्या है उस इस्तेहकाम का? क्योंकि जो भी पाकिस्तान के बारे में असेसमेंट आ रही है उसमें मुआशी मसाइल अलग और सियासी अदम इस्तेहकाम की अलग बात हो रही है। इमरान खान के पास एक कार्ड ये है, अगर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दी तो फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ उन 2 में इलेक्शन कराएंगे और मरकज़ में अपनी हुकूमत रखेंगे? जी बिल्कुल, अगर वो ये शौक़ पूरा करना चाहते हैं, अपनी हुकूमतें डिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें। वफाक में तो 2 ही तरीके हैं, या प्राइम मिनिस्टर खुद तोड़ेंगे या तो वो अदम एतमाद कर ले, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। लेकिन आज कार्ड्स की बात नहीं है। कार्ड्स जो हैं, कार्ड्स ने कभी पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। आज जहाँ पर आपकी मईशत है, जहाँ पर आपके मुल्क के हालात हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपने काम करना है। और आज मैं ये समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत ये है कि आप टर्म हुकूमत पूरी करें और मुल्क को इस्तेहकाम दे सकें। आप 90 दिन के इलेक्शन का प्रोसेस उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। मतलब अगर ये क्या दुरुस्त है कि मैं दोबारा उस क्वेश्चन पर जाऊंगा, मगर उसके साथ एक इजाफा भी कर देता हूं कि आपको है दबाव हुकूमत के ऊपर कि जल्द इलेक्शन में जाया जाए, अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएं, और आपकी तरफ से ये कहा गया है कि फिर नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार हो, उन्हें राहदारी रिमांड भी मिले, ज़मानत भी मिले राहदारी, और उसके बाद जो है उनके केसेस के फैसले भी हों और उन्हें कैंपेन करने की भी इजाज़त दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो फिर हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, ये दबाव अगर आए तो कोलिशन गवर्नमेंट पे आएगा। ऐसा क्या दबाव आएगा? और यही दबाव जो है ये मुल्क के मसाइल का बायस बनते हैं। ये हमेशा जो मुल्क के मामलात हैं, हुकूमत के मामलात हैं, वो आप आइन पर छोड़ दें, वो आप सियासी जमातों पर छोड़ दें कि वो कैसे इनको करते हैं। अगर हम ये दबाव, जिस तरह आज जो कोर्ट में हुआ है, क्या ये मुल्क के मुफाद में है? क्या इससे मुल्क की साख में इजाफा हुआ या जुडिशरी की साख में इजाफा हुआ, या क्या मईशत को इससे इस्तेहकाम मिलेगा? हमें जो फैसले भी, आज ज़रूरत इसी बात की है कि हम सबको एहसास हो कि हमारी आइनी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और हमारी मुल्की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। वैसे मगर आपने ज़रा कोर्ट के अंदर अपना मुकदमा रखा,
कोर्ट ने आपकी इस्तदा मुस्तरद भी की और आज जो फैसला आया है वो वाज़े तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बाकायदा तौर पर एक जवाब ही है अदालत की तरफ से कि 11:30 बजे होगा, गवर्नर हल्फ लेगा, नहीं लेगा तो सदर पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाएं, और रूलिंग को भी गैर कानूनी करार दिया गया है, इक़दामात को भी नया चीफ मिनिस्टर आकर देख ले। आप नहीं समझते अगर किसी भी किस्म का कोई दबाव भी आप लोगों ने डालने की कोशिश की थी तो वो बैकफायर ही किया है? नहीं, दबाव की बात नहीं है। हमने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रखा कि फुल बेंच होना चाहिए। ये जुडिशरी जो है ये पार्लिमान की डोमेन में दाखिल हो रही है, पार्लिमान के जो फैसले हैं उसको चैलेंज कर रही है, उस पर फैसला कर रही है। तो ज़रूरत ये थी कि एक बड़ा बेंच होता, फुल बेंच होता, वो फैसला जो है उसको तारीख़ भी कबूल करती, उसको पाकिस्तान के अवाम भी कबूल करते। तो ये आज तो वकील तो हालत ये है कि बेंच देकर बता देते हैं फैसला क्या आएगा, आम आदमी बता देता है जी फैसला ये आएगा। ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में अदालत के पर एतमाद यहाँ तक पहुँच गया है कि आज हर शख्स स्पेकुलेशन करता है इन मामलात पर। अच्छा, मगर अब ज़ाहिर चीफ जस्टिस तो यही हैं, अगले साल तक यही रहेंगे। अभी भी जुमे के लिए एक बेंच बनाया गया, उसमें भी जस्टिस एजाजुल हसन साहब मौजूद हैं, हालांकि उनके ऊपर कल काफ़ी तनकीद की मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से की गई। तो आपके मुकदमात तो यही जाएंगे, तो क्या आप लोगों ने फिर परमानेंट बॉयकॉट कर दिया है इस हवाले से, अगर आपके सियासी मुकदमात या फिर हुकूमती केसेस गए अदालत के पास? देखिए, अदालत का काम है कि अपनी साख बहाल करे। जब भी ये एक असूल है इंसाफ का कि अगर जो मुद्दई हो वो उंगली खड़ी कर दे तो आप अपने आप को हटा लेते हैं, रिक्यूज़ कर लेते हैं। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट के 12 जो बाकी जज हैं उनमें ये काबिलियत या अहलियत नहीं है कि वो किसी बात का फ़ैसला कर सकें? ये सवाल आज लोग करते हैं। सब मगर उस सवाल का जवाब आप लोगों ने, ये सवाल तो उठाया ना बेंच के आगे, जवाब मिल गया कि आपकी जो फुल कोर्ट की इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई। तो आगे फिर क्या लाए अमल है? आपके बहुत सारे मुकदमात जाएंगे इसी अदालत में, अगले साल तक यही चीफ जस्टिस हैं, फिर जस्टिस फाइज आएंगे, मगर फिर चीफ जस्टिस एजाजुल हसन आ जाएंगे। तो आपका ये सोची समझी कोई स्ट्रैटेजी है, इसको कैसे निपटेंगे आप आगे? नहीं, सोची समझी स्ट्रैटेजी कोई नहीं होती। हमने तो जो अदालत की कंपोजिशन थी उसको कंपेयर किया, जो नोयत थी इस केस की, जो इसकी अहमियत थी, जो इसकी आइनी हैसियत थी, हमने उसके मुताबिक ये कहा कि ज़रूरत ये है कि फुल बेंच हो, क्योंकि जो कंपोजिशन थी इस कोर्ट की वो मुतनाज़ा बन चुकी थी माजी के फ़ैसलों में भी, और जो कंडक्ट रहा है इन मामलात में जजेस का। तो हमने यही कहा कि आप एक फुल बेंच बना दें ताकि इस फैसले पर कोई उंगली ना उठा सके। सर, मगर अब मसला ये है कि इस सारे मामले में आप लोगों ने, आपको नहीं लगता कि आप लोग बयानिया बनाने में भी और आवाज़ उठाने में भी लेट हैं? आप खुद कह रहे हैं कि ज़बान ज़द आम थी ये बात, ज़ाहिर सोशल मीडिया पर जो सुप्रीम कोर्ट को सहाफ़ी कवर करते हैं वो कोई 6 महीने साल से ये बात उठा रहे हैं कि किस तरीके से बेंचेस बन रहे हैं और किस तरीके से फैसले आ रहे हैं। फैसला आने से पहले वो पेशगोई कर देते थे। इमरान खान साहब तो बहुत पहले ख़तरे को देखते हुए बयानिया बना देते हैं, कोई ग्राउंड्स ना भी हों तब भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक पूरा का पूरा बयानिया खड़ा कर दिया है, गलत हकाइक पर भी बयानिया खड़ा कर देते हैं। जब चीज़ें सामने थी, आप लोगों ने लेट किया है इस सारे के सारे मामले में। आप लोगों की सियासत काफ़ी पीछे है बयानिए में, आवाज़ उठाने में, ख़तरे को देखने में, और ख़तरे को देखते हुए हकाइक को मद्देनज़र रखकर मंजर आम पर आने में आप लोग काफ़ी पीछे हैं इमरान खान साहब से सियासी स्ट्रेटजी में। जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमसे झूठ नहीं बोला जाता, हमसे झूठे बयानिए नहीं बनाए जाते, हमसे पाकिस्तान के अवाम को धोखा नहीं दिया जाता। तो झूठे बयानी हमसे नहीं बनेंगे, ना हम अवाम को धोखा देना चाहते हैं। हकायक अवाम के सामने रखने की ज़रूरत है। बयानी से मुल्क नहीं चलते, ये ट्वीट से मुल्क नहीं चलते। ऐसा, मगर ये बात तो आप कह रहे हैं ना कि ज़बान ज़द आम थी, तो आप लोगों ने तो कल जाके ये बात बोली है, परसों से आप लोगों ने ये बात बोलना शुरू की है। तो अगर आपके नज़र में ये झूठ नहीं था, सच था, तो आप लोगों ने लेट नहीं किया कि खान साहब तो ओपिनियन मेक कर देते हैं चाहे ग्राउंड्स कुछ उसके हो ना हो। आप लोग, जो आप लोगों को बात सही लगती है और ज़बान ज़द आम होती है बकौल आपके, उसमें भी बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग, जिसकी वजह से आप लोगों की सियासत इस वक्त या तो बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है इमरान खान साहब से और सियासी नैरेटिव में मार खा रहे हैं आप लोग। चलो, ये तो जब इलेक्शन होगा तो उसका फैसला आ जाएगा, लेकिन हमने अदालत को मौका दिया। हम अदालतों पर बेजा तनकीद नहीं करना चाहते, दबाव नहीं डालना चाहते, झूठ नहीं बोलना चाहते, धोखे नहीं देना चाहते, लेकिन हमने अदालत को मौका दिया कि ये एक बहुत अहम मसला है, आइनी मसला है। आप पार्लियामान के डोमेन में दाखिल हो रहे हैं,
आप फुल बेंच बना दें ताकि कोई बात मुतनाज़ा है वो बात ख़त्म हो जाए। वो नहीं हुआ, हमने बात आवाम के सामने रख दी, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, हम बाइकआउट करते हैं इस मामले का। साहब तो अब आप क्या कोई बयानिया इस वक्त ढूंढ रही है फिर नून लीग आगे जाके पूरी आपकी जो पॉलिटिकल कैंपेन का बयानिया होगा वो सिर्फ, क्योंकि अभी मरियम औरंगजेब साहिबा भी कह रही थी कि जो अदलिया की आज़ादी का मामला था वो अदलिया की आज़ादी की तहरीक ही दोबारा शुरू हो गई है, तो या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आपका बयानिया था वो भी कहीं ना कहीं नून लीग ढूंढ रही है कि जी हमें हुकूमत नहीं करने दी जा रही, या फिर हमें फंसा दिया गया और ये मामला हुए, इनके ऊपर भी नून लीग सोच रही है, जो कि अंसार अब्बासी साहब की भी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं दिया है। देखिए, बयानिया ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं। जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है उससे लोग बेखबर नहीं है। लोग देखते हैं ये क्या बेंच बनते हैं, ये क्या फ़ैसले करते हैं, अपने फ़ैसले की नफ़ी की जाती है। क्या पाकिस्तान के अवाम ये नहीं देखते कि जिस बुनियाद पर पहले वोट मुस्तरद हुए थे आज उसी बुनियाद पर वोट कबूल हो गए? तो क्या ये असूल रोज़ बदल जाते हैं? क्या अदालत के फ़ैसले रोज़ बदल जाते हैं? क्या प्रेसिडेंट कोर्ट हो सकते हैं? तो ये सवालात आज हर आदमी जानता है। वैसे बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हामिद मीर साहब और मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, आपको लग रहा है कि कोई ना कोई क्लियर डायरेक्शन है जिसकी तरफ मुल्क जा रहा है, या फिर मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम की हम तरफ जा रहे हैं? इमरान खान साहब परवेज़ इलाही और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के जरिए असेंबली डिसॉल्व करा के मजबूर करेंगे, या फिर ये दोनों हुकूमतें भी रखेंगे और जो फवाद चौधरी साहब इंदिया दे रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहादियों से बात करके सदर के जरिए एतमाद का वोट लेने का कहेंगे और मरकजी हुकूमत गिरा देंगे? क्या होने जा रहा है? देखिए, ये तो मैं आपको बड़ी एश्योरेंस के साथ बात कर सकता हूं कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो फवाद चौधरी साहब की तो बात नहीं सुनेंगे, इसलिए कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो 3.5 पौने 4 साल हुकूमत में रहे और हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो इमरान खान साहब को भी देख चुके हैं और फवाद चौधरी साहब को भी देख चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो इत्तेहादी हैं ये इनको इमरान खान से तोड़ के शहबाज शरीफ के साथ आसिफ जरदारी साहब लेके आए। तो ये आसिफ जरदारी साहब जब इन इत्तेहादियों को छोड़ देंगे तो शायद ये इत्तेहादी जो हैं ये चले जाएं, लेकिन जब तक फवाद चौधरी साहब कोशिश करेंगे और इमरान खान साहब कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है ये इत्तेहादी उनकी तरफ वापस नहीं जाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अब ये एक सवाल पैदा होता है कि अब अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया है तो अब आगे क्या होगा? तो मेरा तो यही ख्याल है कि इमरान खान साहब क्योंकि बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है वो फौरी तौर पे एक नया इलेक्शन है, और आपने सुन लिया कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया है। शाहिद हकान अब्बासी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुन ली। तो वो तो फिलहाल जो है ना तो असेंबली तोड़ने के लिए तैयार है ना ही फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। तो इस सूरत हाल में अब इमरान खान साहब जो है उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल नया इलेक्शन है, और वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि अब इलेक्शन जो है वही आखिरी रास्ता बचा है पाकिस्तान को बुरान से निकालने का। अब उनको मुतालबा जो करना है वो इमरान खान से करना है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के हुक्मरान है, वो खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान है। तो अब उनको चाहिए कि इन 2 सूबों में अपनी हुकूमत तोड़ें, तो उसके बाद फिर जो कौमी असम्बली है फिर उस पर तो उसको तो बरकरार रखने का जवाब ही नहीं रहेगा। फिर तो आपको और मुझे भी कहना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब के जनाब खुदा के लिए आप इसको भी आप तोड़ दें और नया इलेक्शन करवाएं। तो अब जो खजाने की चाबी है ना वो इमरान खान साहब के पास है। अब शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अब इन पर ज्यादा बोझ नहीं है, अब इन पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। अब अगर जिसने भी इलेक्शन करवाना है पाकिस्तान में, सॉफ्ट इंटरवेंशन करवानी है, हार्ड इंटरवेंशन करवानी है, जिस किसी ने भी ये काम करना है उसको इमरान खान से करवाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इमरान खान साहब अगर राजी हो जाते हैं कि हाँ जी मैं पंजाब की असम्बली भी तोड़वाऊंगा और मैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तोड़वाऊंगा, तो क्या उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान की बात सुनेंगे और उनके कहने पे फौरन असम्बली तोड़ेंगे? वैसे तो वो कह चुके हैं हमें कि मैं तो 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता ही है कि ये तहरीक-ए-इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है वो इजलास करेगी, फिर वो चौधरी शुजात साहब के साथ वो करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ सलाह मशवरा करेंगे, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ सलाह मशवरे के बाद वो रास्ता निकालेंगे। तो इतना आसान नहीं है, अभी इसमें कुछ दिन लगेंगे।
तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो आपस में सलाह मशवरे से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएगी, और हुक्मरान इत्तेहाद जो है इस्लामाबाद का हुक्मरान इत्तेहाद है वो अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएगा। तो इतना आसान नहीं है। मैं तो फिर भी यही तवक्को करता हूँ, क्योंकि मेरी जिन लोगों से बातचीत हुई है कल और आज दोनों तरफ के, तो उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये चाहते हैं कि हम आपस में बातचीत से कोई रास्ता निकालें, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने भी इलेक्शन का रास्ता हमवार करना है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन हो, तो वो अपने तौर पे सिर्फ दो सूबाई हुकूमतों के बलबूते पर वो ये काम नहीं करवा सकते। उसके लिए उनको फेडरल गवर्नमेंट के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, और उससे पहले वो खुद कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तब्दील करो और भी बहुत से मामला करो। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अगर आपने तब्दील करना है तो उसके लिए फिर आपको फेडरल गवर्नमेंट के साथ मामला करने पड़ेंगे ना, बातचीत करनी पड़ेगी। तो बातचीत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आपने इस साल इलेक्शन करवाना है, फिर भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आपने फरवरी या मार्च 2023 में इलेक्शन करवाना है तो फिर भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी। सब ये, और आपने जो आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बात की कि अगर इत्तेहादी को वो कहे तो शायद इधर उधर हो जाए, मैं क्योंकि जरदारी साहब की अपनी मुलाकातों के हवाले से कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही है, मैं उस पर भी बात करूंगा। बट पहले मुनीब, आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई जो एक दबाव नून लीग और इत्तेहादियों पर था, उस दबाव को अब शेयर करेंगे इमरान खान भी नए इलेक्शन के लिए, या सारे कार्ड चले गए इमरान खान साहब के पास? एक ऐसी हुकूमत रह गई है शहबाज शरीफ साहब की जिसके पास कोई ताकत नहीं है और इमरान खान साहब के रहमो करम पर है। अब देखिए, इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर आज एक बहुत बड़ी जीत मिली है, और पंजाब के अंदर अगर आप हुकूमत कर रहे हैं और जब आपकी एक और सूबे में भी हुकूमत है और उस सूबे में 2/3 अक्सरियत उनके पास है, यहाँ पर उनकी एक बड़ी अब तगड़ी हुकूमत मौजूद होगी, गो के उनके खिलाफ एक तगड़ी अपोजिशन भी मौजूद होगी। लेकिन जब परवेज़ इलाही साहब जैसी शख्सियत वज़ीर आला पंजाब होगा तो परवेज़ इलाही साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, मामलात को भी समझते हैं, लोगों को भी जोड़ते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इमरान खान साहब के नॉमिनी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अगर उन्हें पंजाब में अगर ये हुकूमत इसी तरह चलती है तो इमरान खान साहब का मुझे लॉजिकली लगता नहीं कि वो कोई असेंबली वगैरह भी तोड़ने जा रहे हैं, ना खैबर पख्तूनख्वा की ना पंजाब की। वो इसलिए कि इमरान खान साहब के पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ना सिर्फ वो पंजाब में अपनी जो मेंबर्स हैं उनको राज़ी करें, उनको तगड़ा करें, डेवलपमेंट फंड्स दें, परवेज़ इलाही साहब अपनी जमात को तगड़ा करें और आने वाले दिनों के लिए, अगले इलेक्शन के लिए ख़ुद को तैयार करें। इसलिए क्योंकि ज़ाहिर बात है सियासत जोड़ तोड़ का नाम है। परवेज़ इलाही साहब का स्टेक 10 सीटों का है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 मेंबर्स हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने उनको भी राज़ी रखना है, खुश रखना है, और इमरान खान साहब के हिसाब से भी पंजाब को चलाना है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की जो एक गवर्नेंस है वो एक पहला मॉडल मौजूद है 2002 से 2007 तक का, और वो एक सक्सेसफुल मॉडल उनकी नज़र में रहा। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चीज़ तंग करती रही पंजाब के अंदर वो यही थी कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस बड़ी कमज़ोर है। उस्मान बुज़दार साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही, लेकिन परवेज़ इलाही साहब वो तनकीद अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो भी मौजूद है। जिस तरह मैंने कहा सियासी तौर पर बड़े एस्ट्यूट हैं, किसी को नाराज़ नहीं करते, लोगों को राज़ी रखते हैं, उनका काम भी यही है, तरीक़ाकार भी यही है, मिट्टी पाओ पॉलिसी है कि इतनी ज़्यादा मुखालफतें भी नहीं पालते। तो इमरान खान साहब को वो सियासी तौर पर तो बेनिफिट करेंगे ही, अपनी जमात को भी करेंगे। और इमरान खान साहब इस वक्त सियासी तौर पर बहुत मजबूत हो गए, और ये शाहज़ेब खानज़ादा साहब कोई ये एक आम बात नहीं है। यानी इक़्तिदार में निकलने के बाद जो उनकी पोजीशन थी उस रात, उसके बाद से अगर देखा जाए तो इतना टाइम नहीं लगा जब टेबल्स टर्न हो गए हैं, और इमरान खान साहब इस वक्त सियासी तौर पर एक बड़ी मजबूत पोजीशन में है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो इस वक्त उनको सूट ही नहीं करता, अगर सूट करे भी वो नहीं चाहेंगे कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाए, बल्कि वो ये चाहेंगे कि वफाक के अंदर मौजूद जो ये हुकूमत है इसको मजीद चैलेंज दें, इसके साथ एक हॉस्टाइल ट्रीटमेंट रखें, इनको जगह जगह पर इनके लिए मसाइल पैदा करें। पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून है उसके लिए मसाइल पैदा करें, जो इमरान खान साहब का एक तरीकाकार रहा है वो ये मुकम्मल तौर पर करेंगे। कम से कम पंजाब की हद तक वो ज़रूर तंग करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी। और हामिद मीर साहब, जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं? वो दुबई क्या गए, फिर अचानक अफवाहें शुरू हो गई कि उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं, फिर ये खबरें भी कि कहीं ना कहीं इत्तेहादी हुकूमत पर दबाव है कि अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएं, नून लीग नहीं मान रही, तो जरदारी साहब के जरिए या उन पर भी अब ये उनसे बात की जा रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन के लिए मनाया जाए। किस हद तक सदाकत है इन बातों में? देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि कौन उनसे बात करेगा, कौन बात करेगा उनसे इलेक्शन के लिए, क्योंकि वो तो खुद जो है जब कुछ हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब जो है लंदन गए थे और वापस आके तो उन पे बहुत दबाव था कि आप असेंबली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान करें। तो जिन लोगों ने उनको इलेक्शन से रोका था, असेंबली तोड़ने से रोका था,
उसमें सबसे आगे आगे आसिफ जरदारी साहब थे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि भाई आपको जो है वो आपकी पार्टी ने नहीं बनाया प्राइम मिनिस्टर, हमने बनाया। और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी सारे इत्तेहादी उनके साथ गए। तो आसिफ जरदारी साहब दुबई में है, आज देखें, आज 26 जुलाई है। और शाहजेब खानजादा साहब, आपको पता ही होगा कि 26 जुलाई है, वो आसिफ जरदारी साहब की सालगिरह का दिन है, आज उनकी बर्थडे है। और उन्होंने अपनी बर्थडे, पहली बर्थडे जो है वो अपने नवासे के साथ मनाई है। और इत्तेफाक से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया रात को तकरीबन 8:45 बजे के करीब, तो उसके बाद जाहिर बात है ये एक सवाल था कि अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो हमें पता था कि मरियम नवाज शरीफ, वो मरियम औरंगजेब साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। तो आसिफ जरदारी साहब के बारे में बहुत सी अफवाहें गर्दिश करी थी, तो उनसे भी बातचीत हुई। तो मुझे तो उनसे गुफ्तगू में कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि वो नए इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो क्योंकि वो प्राइवेट सी गुफ्तगू थी, मुझे तो यही लग रहा था कि वो अभी भी आएंगे, लैंड करेंगे, हो सकता है सीधे लाहौर ही लैंड करें। और अगर वो सीधे लाहौर ही आ गए तो फिर आप खुद ही सोच लें फिर वो क्या करेंगे वहां के। और मुनीर फारूक साहब, ये इस फैसले के बाद जब जजमेंट आपने देखी है, कितना कानूनी रास्ता मौजूद है पार्टी हेड के सरबराह के तौर पर, जो इशरात के पास कितना पावर मौजूद है कि कल को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा जाए परवेज़ इलाही साहब को, या फिर नो कॉन्फिडेंस मूव की जाए, तो उनके पास कोई इख्तियार है, कोई खतरा है जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम इन्हें भी चलने नहीं देंगे? देखिए शाहजेब साहब, एक चीज़ जो आज बड़ी गलत हुई, और मैंने शाम में कहा भी कि ये फैसला, जारी बात है सियासी जमातें, इनका अपना तरीक़ाकार है, इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, हर कोई समेत मैं भी ये समझता था कि एक फेयर डिमांड है कि ये तासुर ज़ायल हो जाता अगर फुल कोर्ट बन जाता। फैसला बेशक यही आता, लेकिन शायद उसकी जो नोक पलक है वो बेहतर होती, उसके अंदर ज़्यादा जुडिशल विजडम एग्जिबिट होती। लेकिन इशू ये है कि जब इनके वकला ने बॉयकॉट कर दिया, और वो बड़े लायक वकला हैं सारे के सारे, अच्छा आर्ग्यू करने वाले, जब उन्होंने बॉयकॉट कर दिया तो जो एक इम्प्रेशन आना चाहिए था एक फेयरनेस का इस जजमेंट के अंदर, एक तो वो नहीं आ रहा, दूसरा इस जजमेंट के अंदर शॉर्ट ऑर्डर है, वो बैलेंस आपको नज़र नहीं आया, वो सिरे से आउट है। जब आप देखते हैं, और क्योंकि जाहिर बात है जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट होते हैं बगैर प्लीड किए, अगर अदालत उनको देखती है और जो अपोजिट काउंसिल है उससे उनके हवाले से सवाल जवाब करती है, तो वो फिर आप सवाल भी खुद कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट जवाब भी आप खुद ही दे रहे होते हैं। तो वो फेयरनेस फिर आपके फैसले के अंदर नज़र नहीं आती, वो बैलेंस आपको फैसले के अंदर नज़र नहीं आता। इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ अगर वकला मौजूद होते तो अच्छा आर्ग्यूएबल केस था। मैं दोबारा कह रहा हूं कि हो सकता है फैसला यही आता, लेकिन शायद उसका रुख बेहतर होता, उसके अंदर रीजनिंग बेहतर होती, या कम से कम इस शॉर्ट ऑर्डर की जो नौयत है या इसका जो शक्ल है वो बेहतर होती। अभी तो अगर इस शॉर्ट ऑर्डर को मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी शुजात साहब के पास कोई अथॉरिटी इस हवाले से रह जाती है, क्योंकि 63A के हवाले से वो सिर्फ इलेक्शन नहीं है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से भी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से भी है। जाहिर बात है जब आप इतनी इस तरह की इंटरप्रिटेशन कर देंगे, इसका डिटेल्ड फैसला भी आ जाएगा जो कि यकीनी तौर पर इसी की एक्सटेंशन होगी। तो बहुत नैरो डाउन कर दिया गया है इस फैसले के बाद पार्टी हेड की ताकत को और उसके जो किरदार है उसको, जिसके ऊपर तमाम जो मुल्क के बड़े कानूनदान हैं उनकी ये राय थी कि इसको बड़ा संजीदगी से देखना चाहिए, लिटरल इंटरप्रिटेशन की तरफ अदालत को नहीं जाना चाहिए था, इसकी शायद बेहतर तशरीह की जा सकती थी, या कम से कम इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग, अगर अदालत को तशरीह के लफ्ज़ से चिढ़ थी, मौजूद जज साहिबान को कि तशरीह हम कर चुके हैं, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके अंदर ज़्यादा जुडिशल विजडम ऐड की जा सकती थी, लेकिन वो मौजूद जज साहिबान ने मुनासिब नहीं समझा। और चीफ जस्टिस साहब ने खुद इस फैसले में लिखा है, उन्होंने तहरीर किया है कि वो इस बात से कन्विंस नहीं है और उन्होंने इसको टर्न डाउन कर दिया। अब ये मैं बसद एहतराम यही कह सकता हूँ कि कम से कम मुझे लगता है कि ये फेयरनेस के टच स्टोन्स के ऊपर नहीं आता कि आपसे एक डिमांड की जाए और आपके ऊपर एक किस्म का अदम एतमाद भी किया जाए और फिर आप ये हुक्म फरमा दें कि नहीं, हम इससे कन्विंस नहीं हुए कि आपको फुल कोर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि ये तो तशरीह का मसला ही नहीं, ये तो आपकी समझ का मसला था, आपको समझ नहीं आया। जिन नज़ीरों की बात की गई कि जी फलाना प्रेसिडेंट है, फलाना प्रेसिडेंट है, बड़ा स्वीटली उन्होंने लिख दिया कि फलाना तो अट्रैक्ट नहीं करता, फलाना हम पर बाइंडिंग नहीं है और इसकी तो रेलेवेंस ही कोई नहीं है। तो फिर अदालत के सामने, और उसकी वजह बनी जो मैंने आपको अर्ज़ की है कि अगर ये वकला खड़े होते तो कम से कम ये बोलते कि हुजूर वाला इसकी रेलेवेंस यहाँ बनती है। एक वकील ने भी, क्योंकि वो खड़े नहीं हुए आज, बोला नहीं,
स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं जिक्र ही नहीं है। यानी आर्टिकल 63A के फैसले के ऊपर के बाद आज अगर कोई एक मौका था तो उसको फेयरनेस दी जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने डिसाइड किया कि हमने बॉयकॉट करना है। इज द डिसीजन देन। बहुत शुक्रिया रजी, गुफ्तगू आपने सुनी। एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर वादे तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जजेस की तैनाती से मुताल्लिक दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस फाइज ईसा, जिन्हें अगला चीफ जस्टिस बनना है, उन्होंने जजेस की तैनाती से मुताल्लिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तरीक़ाकार पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और जुडिशल कमीशन को इस हवाले से खत लिख दिया है। 25 जुलाई को चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन के अराकीन को लिखे गए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के मुताबिक, मैं अपनी सालाना छुट्टियों पर हूँ और इस दौरान मुझे एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का व्हाट्सएप पर मैसेज आया जिसमें मुझे बताया गया कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तकरीरी के लिए 28 जुलाई को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुला लिया है। जैसे फाइज़ा के खत के मुताबिक, जब मैं अपनी सालाना छुट्टियां ले रहा था तो उस वक्त जुडिशल कमीशन का कोई इजलास तय नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं छुट्टियों पर पाकिस्तान से बाहर गया तो चीफ जस्टिस ने सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में तैनाती के लिए 2 इजलास तलब करने का फैसला कर लिया और अब एक तीसरा गैर तयशुदा इजलास सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के दौरान तलब किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खुद चीफ जस्टिस ने नोटिफाई की थी और अगर चीफ जस्टिस अपने नोटिफिकेशन को ही बेमायनी कर देंगे तो उसकी खिलाफ वर्जी के बजाय पहले उन्हें अपने इस नोटिफिकेशन से दस्तबरदार होना चाहिए। जस्टिस फाइज़ा के खत के मुताबिक जुडिशल कमीशन का 28 जून 2022 को जो इजलास हुआ था उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन के अलावा तमाम अराकीन ने इजलास को मुलतवी करने के लिए वोट दिया था, क्योंकि इस इजलास को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों के दौरान तलब करने का कोई जवाब ही नहीं था और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज छुट्टियों पर थे। और ये बात भी नोट की गई है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जो सिर्फ चीफ जस्टिस से जूनियर हैं, उन्हें जुडिशल कमीशन की उन कमेटीज को चेयर करने से हटा दिया गया जो अहलियत को जांचती है। इसलिए जब गुज़िश्ता इजलासों को मुलतवी करने की वजूहात अब तक मौजूद हों और जिसमें अटॉर्नी जनरल के हाल ही में होने वाले ऑपरेशन की एक नई वजह भी शामिल हो गई हो, तो इसके बावजूद एक और इजलास तलब करना नाकाबिले बयान है। जस्टिस फाइज़ा के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल छुट्टियों के दौरान जुडिशल काउंसिल का एक और इजलास तलब करके जुडिशल कमीशन का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकते हैं, वो भी एक ऐसे वक्त में जब अटॉर्नी जनरल एक सर्जरी के बाद सेहतयाब हो रहे हैं। ये बिला जवाज है। जुडिशल कमीशन का जमहूरी तौर पर लिया गया यह फैसला कि छुट्टियों पर इजलास तलब नहीं किया जाएगा और इसकी पैरवी करनी चाहिए। तो जस्टिस फाइज ईसा के खत के मुताबिक जब चीफ जस्टिस को यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उनसे जूनियर एक जज 13 अगस्त तक पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो वो कुछ और दिन इंतजार क्यों नहीं कर सकते। एक तरफ जुडिशल कमीशन का महीनों तक इजलास तलब नहीं करना और दूसरी तरफ से एक ऐसे वक्त में कमीशन के 3 इजलास तलब करना जब मैं छुट्टियों पर हूं, तो इससे जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस इन इजलासों में मेरी मौजूदगी नहीं चाहते और ना ये सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि गैर आईनी है। जस्टिस फाइज ईसा के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जुडिशल कमीशन का इजलास उस वक्त शेड्यूल नहीं किया जब सुप्रीम कोर्ट में असामियां खाली हुई, लेकिन अब अचानक से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जल्दबाजी से तैनातियां करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती का मतलब सुप्रीम कोर्ट के 1/3 जजेस की तैनाती है। जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों में करना चाहते हैं वो भी जुडिशल कमीशन के तमाम अराकीन की शिरकत को नजरअंदाज करके। सिर्फ यही नहीं, जैसे फाइज़ा के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस एक मुतवक्के असामी पर भी तैनाती करना चाहते हैं जिसकी आइन इजाजत ही नहीं देता और ना आइन ये इजाजत देता है कि चीफ जस्टिस अकेले ही जजेस के नाम तजवीज करें, जो असल में जुडिशल कमीशन की सवाबदीद है। मगर इस काम के लिए आइन को ओवरराइड करने के लिए बुरी तरह से ड्राफ्ट किए गए उसूलों का हवाला दिया गया। जस्टिस फाइज़ा के खत के मुताबिक जो मुतवक्के असामी खाली होगी वो जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट पर होगी और जस्टिस सज्जाद अली शाह को अपने ही जानशीन को पसंद करने के लिए बुलाया जा रहा है। यह गैर आईनी है। पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है जहां बादशाह अपने जानशीनों का फैसला करते हैं। अगर इसकी इजाज़त दे दी गई तो चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का एक अगला इजलास तलब करना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की रिटायरमेंट से मुताल्लिक मुतवक्के असामियों पर तैनाती कर देनी चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस के बाद रिटायर होने वाले जजेस भी शामिल हों। जस्टिस फाइज़ा के खत के मुताबिक जजेस की नामजदगी और उनकी तैनाती जजेस के रिटायरमेंट से पहले आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को आइन के तहत चलना होगा, ना कि चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर चलना होगा। जस्टिस फाइज़ा के खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुतवातिर तौर पर यह करार दिया है कि वो फैसले
जिनके असरात देर पा हों उन्हें एक जज अपनी रिटायरमेंट से पहले ना करे। और यही शायद एक वजह हो कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने शाइस्तगी से अपनी रिटायरमेंट के करीब किसी भी जज को तैनात करने की सिफारिश से इनकार कर दिया था। जस्टिस फाइज ईसा के मुताबिक मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस सज्जाद अली शाह सिर्फ मजीद 2 हफ्ते के लिए जज होंगे और इसके बावजूद उन पर 5 जजेस की सिफारिश करने का बोझ डाल दिया गया जो अगले 5 साल तक अपने ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस फाइज ईसा के खत के मुताबिक अदालत उज़्मा के जजेस की तैनाती के मामले में ज़रूरी गौर व फिक्र और देखभाल की ज़रूरत है क्योंकि ये एक बहुत नाजुक मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बराह मेहरबानी जुडिशल कमीशन और अपने नामजद करदा अराकीन का आइन की खिलाफ वर्जी करके मजाक न उड़ाएं। जुडिशल कमीशन को सिर्फ अपने ही पहले से सिलेक्ट किए गए उम्मीदवारों पर गौर करने के लिए महदूद करना गैर मुनासिब है। जुडिशल कमीशन को एहतराम और अपने चेयरमैन की तरफ से हैसियत मिलनी चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इम्तियाजी सलूक रवा रखने को तस्लीम किया है जब उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सिर्फ कुछ जजेस की तैनाती पर गौर किया है। चीफ जस्टिस ने बताया है कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में 3 जजेस, लाहौर हाई कोर्ट में 6 जजेस जबकि सिंध हाई कोर्ट में 12 जजेस की तैनाती पर गौर किया है और उनका ये इकदाम मंतक पर पूरा नहीं उतरता क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट से बहुत बड़ी है और इस मामले में जजेस की तैनाती के मामले पर एक जैसी तादाद और रेशो को मलज़ खातिर नहीं रखा गया। जस्टिस फाइज ईसा के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मजीद इम्तियाजी सलूक रवा रखते हुए बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस और जजेस और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस और जजेस की तैनाती को नज़रअंदाज कर दिया और इन इलाकों में एहसास महरूमी के एहसास को मजीद बढ़ा दिया गया। ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ने रिवर्स इंजीनियरिंग का तरीका इख्तियार किया है कि पहले फैसला किया कि किसको नामजद करना है तो और फिर ऐसा पसे मंजर ढूंढा कि अपनी नामजदगियों को जवाज बख्श दें। आइन ने जुडिशल कमीशन के दीगर अराकीन के मुकाबले में चीफ जस्टिस को इजाफी इख्तियारात नहीं दिए हैं। चीफ जस्टिस को सिर्फ जुडिशल कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है। जस्टिस फाइज ईसा के खत के मुताबिक इस खत को लिखने से पहले मैंने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा और उनसे दरख्वास्त की कि वो एकतरफा फैसला ना करें और उन्हें याद दिलाया कि तकब्बुर और अना खुदा को पसंद नहीं है। लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस ने जवाब नहीं दिया तो मैं आप सबको यह खत लिखने के लिए मजबूर हुआ। आइन ने पार्लिमानी कमेटी के सामने जजेस की नामजदगी की सवाबदीद जुडिशल कमीशन को दी है और चीफ जस्टिस यकतरफा ये काम नहीं कर सकते। जस्टिस फाइज ईसा के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने एक सवालनामा बनाया और इसे सबको भेजा, दस्तावेजात जमा की और उन्हें यकजा किया और 2347 सफ़हात पर मबनी एक दस्तावेज हमें गौर व फिक्र करने के लिए भेज दी और ऐसा करने के लिए जुडिशल कमीशन की इजाज़त भी नहीं ली गई। जो किया गया उसमें ज़रूर महीनों लगे होंगे और एक बार भी चीफ जस्टिस ने इस पर बात नहीं की और ना इसे जाहिर किया। आइन चीफ जस्टिस को यकतरफा इक़दामात लेने और उन अवामी मामलात में चीज़ों को छुपाने या खुफिया रखने की इजाज़त नहीं देता जिससे अवाम और अदलिया मुतासिर हो। जस्टिस फाइज ईसा के खत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कुछ जजेस की तैनाती को मुस्तरद करने की एक वजह फैसले तहरीर करने में इल्तवा की बताई है तो इस हवाले से थोड़ी खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुताल्लिक एक सर्वे करवाना चाहिए ताकि पता चलवाया जा सके कि चीफ जस्टिस और हर एक जज फैसले तहरीर करने में औसतन कितना वक्त लेते हैं और फैसलों के जरिए कितने केसेस निपटाए गए हैं और उसके बाद तफसीली वजूहात देने में कितना वक्त लगता है, कितने तफसीली फैसले अब भी आना बाकी हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने अपने खत में लिखा कि मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि मुख्तसर हुक्मनामे एक नया तरीका कार है। आइन कहता है कि मुख्तसर हुक्मनामे एक ईजाद है और आइन ने इसे सैंक्शन नहीं किया है। जस्टिस फाइज ईसा के मुताबिक एक नाजुक मामले में चीफ जस्टिस सवालिया अंदाज में जल्दी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 2347 सफ़हात का जायजा सिर्फ एक हफ्ते में ले लिया जाए। अलबत्ता मुझे ये दस्तावेज़ात फराहम ही नहीं की गई, इसके बजाय मुझे व्हाट्सएप किया गया जबकि मैं सिर्फ शुरू के 14 सफ़हात पर रसाई हासिल कर सका और उन्हें पढ़ सका। मुझे इस बात की इतला दी गई है लेकिन दस्तावेज़ात अब तक मुझे नहीं भेजे गए। अगर किसी और के साथ ऐसे निपटा जाता और ये मामला अदालत में जाता तो अदालत को इस यकतरफा और जल्दबाजी के कंडक्ट से अफसोस होता। चीफ जस्टिस ड्यू प्रोसेस पर यलगार नहीं कर सकते, इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए और आए पहले हम मिलते हैं कि इस मामले में मजीद आगे कैसे बढ़ा जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सीनियर जजेस को बाईपास करने से पहले नामजदगी का तरीक़ाकार ज़ेरे गौर लाया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज जजेस की नामजदगी का तरीक़ाकार तय करने में नाकाम रहा है। जस्टिस फाइज ईसा की तरफ से सख्त अल्फाज में जुडिशल कमीशन के अराकीन को एक खत लिखा गया है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में
जजेस की तैनाती एक तनाज़ा बनी हुई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार्स पहले ही जजेस की तैनाती के अमल में सीनियरिटी के मयार को नज़रअंदाज करने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नामजदगी ना होने से भी तनकीद हो रही है। दीगर जजेस को भी नज़रअंदाज करने और मुबैना तौर पर एकतरफा फैसले करने के हवाले से बार और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। एक तरफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का ख़त सामने आया और आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अदम मौजूदगी में जजेस की नामजदगी से मुताल्लिक इजलास बुलाने पर सख्त तनकीद की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पिक एंड चूज़ का मामला ख़त्म होना चाहिए। इस साल हमने 5 या 6 कन्वेंशंस की और हम सब ने एग्री किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स हो वो हाई कोर्ट से सीनियरिटी की बुनियाद, जो सीनियर मोस्ट जज हो उसको अपॉइंट करें, पिक एंड चूज ना करें, फेवरेट्स को ना लेके आए। ये हमारा उस वक्त ही मुतालबा था, आज भी मुतालबा है। आप ये मीटिंग जो है समर वेकेशन के बाद पोस्टपोन करें। दूसरी बात ये है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त मुल्क से बाहर है, सैंक्शन लीव पर हैं। पिछली दफ़ा भी कोशिश की गई थी कि हम ये मीटिंग कर लें, उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने लेटर लिखा था कि जब तक मैं मौजूद ना हूँ, और सीनियर मोस्ट जज आफ्टर चीफ जस्टिस सबसे अहम जुडिशल कमीशन में जो मेंबर है वो ये है, तो उनको बाहर रखने की कोशिश बड़ी अफसोसनाक बात हो। अगर इस वक्त होती मीटिंग तो एक वो मेंबर होगा इसमें जो सिर्फ चंद दिनों के लिए जुडिशल कमीशन का मेंबर बना है, सज्जाद अली शाह। सज्जाद अली शाह रिटायर हो रहा है 2 हफ्ते में। आप इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, 5 जजेस मुकर्रर करने हैं जो पाकिस्तान के ऊपर अगले 8 से 10 साल तक मुहित हो सकते हैं उनके फैसले। अब सवाल ये है कि आप इतनी जल्दी में एक सीनियर मोस्ट जज की एब्सेंस में, और दूसरा वो जज जो 2 हफ्ते में रिटायर हो रहा है, जिसके स्टेक्स नहीं हैं, उसको बिठा के आप करना चाहते हैं क्योंकि उनका वोट आप अपनी तरफ काउंट कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। आप इंसाफ नहीं करना चाहते कि उनकी जगह मंसूर अली शाह आ जाए नेक्स्ट मेंबर, क्योंकि वो तो चीफ जस्टिस भी बनेगा, उसका देर पर स्टे होगा। तो ये खुदारा एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू कीजिएगा और ये पार्टीबाजी ख़त्म होनी चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को परवेज़ इलाही से रात 11:30 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया था, मगर अब खबर सामने आई है कि गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही से हल्फ लेने से मुआदरत कर ली है। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।